जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी जी, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। कर्नल दिनेश शर्मा सर, इसी बात पर पूरी चर्चा चल रही थी कि क्या यह सीज फायर होगा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रात को ट्वीट किया, सीज फायर की बात की, उसके बाद लेकिन ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक हमले किए गए और अब हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल तो यह हो जाता है, आपके हमले में 13 से ज्यादा जो इजरायली हैं वो मारे गए हैं, क्या नेतन्याहू इन मौतों को बर्दाश्त करेंगे? सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सीज फायर का जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं, ये बड़ी अचरज की बात है कि सीज फायर के अनाउंसमेंट के बारे में दोनों देशों की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं कि एक टाइमलाइन के दौरान जो है दोनों देश जो है सीज फायर करेंगे और इसी इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान जो है इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए, जिसमें कि जो आपने अपने ग्राफिक्स में बताया है कि दोनों का नुकसान हुआ। अब बात आ जाती है जो आप पहले बात कर रहे थे कि ये सीज फायर चलेगा या नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है कि ये सीज फायर चलेगा, क्योंकि दोनों पार्टीज जो है ईरान और इजराइल जो है इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस लड़ाई को आगे तक ले जा सके, क्योंकि इजराइल के पास बाकी सैन्य साजो सामान हो सकता है, लेकिन आप उसकी मैन पावर को देखिए ना, पूरे देश की जो है जनसंख्या जो है वो तकरीबन 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है और वो पिछले अक्टूबर 23 से जो है वो लड़ाई के जंग के अंदर लगातार लगा हुआ है। तो इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने जो अपना मिलिट्री एम होता है वो अचीव कर लिया है कि ईरान के जो है परमाणु इंस्टॉलेशन को जो है बर्बाद कर दिया या डिग्रेड कर दिया हो। दूसरी तरफ ईरान जो है, ईरान के अंदर भी कई प्रॉब्लम्स है, उनकी टॉप लीडरशिप, उनके न्यूक्लियर वैज्ञानिक और तथा लीडरशिप जो है उसको खत्म कर दिया गया है या डिग्रेड कर दिया गया है। उसके पास इस प्रकार की सैन्य शक्ति नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सके वॉर। लेकिन इसके अंदर जो एक पॉइंट जो सबसे निकल के आता है कि बैकडोर चैनल से जो बातचीत हुई है उसमें दोनों कंट्रीज ने जो एग्री किया है और ट्रंप ने इनिशिएटिव लेकर और ये अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी के लिए अपनी जनता के सामने जो है अपनी विन विन की सिचुएशन। मैं आपके पास आता हूं कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आऊंगा एक बड़ा अहम पॉइंट लेकर कि क्या जिन मिलिट्री एम्स के साथ जंग शुरू की गई थी, क्या इजराइल ने, अमेरिका ने उसको हासिल कर लिया? मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। क्या इस अटैक के बाद जो अभी 4 से 5 घंटे पहले स्ट्राइक हुई है जिसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, 13 इजरायलियों की मौत हुई है, 35 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। क्या अब डिपेंड नेतन्याहू के ऊपर करेगा? क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि भाई हमने अटैक कर दिया, 13 इजरायलियों को मार दिया, 35 से ज्यादा घायल कर दिए, अब हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब यह डिपेंड करेगा नेतन्याहू के ऊपर कि क्या वाकई में वो यहूदियों की जो अब जान गई है उसका बदला लेते हैं या चुपचाप खामोशी से बैठ जाते हैं। करोड़ी सिंह जी, देखिए, आपका लास्ट सेंटेंस मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो खामोश के बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे, ये सवाल आप फिर कर सकते हैं और इस सवाल का जवाब ये है कि इजराइल को अपने मिसाइल के द्वारा ईरान ने लगभग कॉर्नर कर लिया था। इजराइल का इतना डैमेज कभी नहीं हुआ, 67 की लड़ाई में भी जो 6 डेज वार था उसमें भी नहीं हुआ। तो इजराइल की हालत बहुत खराब हो रही थी और इसीलिए इजराइल ने बार बार अमेरिका से रिक्वेस्ट करके अमेरिका को शामिल किया और अमेरिका को शामिल होना पड़ा इजराइल को बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू इस समय रिटालिएट करेंगे। हो सकता है बाद में, कुछ दिन बाद में सीज फायर का वायोलेशन वो करें, लेकिन इस समय ट्रंप ने जो सीज फायर के रूप में अनाउंस किया है वो इस रूप में किया है कि 6 घंटे में ईरान सीज फायर कर लेगा, उसके बाद 12 घंटे में इजराइल करेगा और 24 घंटे में परमानेंट सीज फायर हो जाएगा। और इस सीज फायर में कई देशों का रोल रहा है। एक तो देखिए रीजनल पॉलिटिक्स है, दूसरी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है और चाइना और रशिया, ये सब एक्टर हैं। क्योंकि ईरान और इजराइल में देखिए
नेतन्याहू 1995 से लगभग एक दर्जन बार वो कह चुके हैं कि ईरान 2 हफ्ते में बम बना लेगा, ईरान 3 हफ्ते में बम बना लेगा। तो एक तो ईरान को वो बम नहीं बनाने देना चाहते, और ईरान को नहीं, किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री को नहीं बनाने देना चाहते हैं। इससे पहले 1981 में इराक के अगेंस्ट में उन्होंने ऑपरेशन किया, और उसके बाद सीरिया में 2007 में ऑपरेशन किया कि ये एटॉमिक पावर बन रहे हैं। तो एक तो इजराइल ये खतरा मान के चल रहा है कि कोई देश एटॉमिक पावर नहीं बने। दूसरा, ईरान के अगेंस्ट में ये है कि ये दहशतगर्दी फैलाता है, प्रोक्सी वार इजराइल में कर रहा है, इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में लीडरशिप कौन दे, और लीडरशिप वही देगा जो इजराइल को चैलेंज करे, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का जो झगड़ा है उसमें पैलेस्टाइन को मजबूत करना, उसको स्टेट बनाना जरूरी है। और अमेरिका अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कह दिया 2 स्टेट सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, माफी चाहूंगा करोड़ी सिंह जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगा। मैं आपसे यह भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्या जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका, जो सवाल ब्रेक से पहले मेरे जहन में था जिसका जवाब मुझे चाहिए था आपसे, कि क्या वाकई में जो मिलिट्री टारगेट रखे गए थे इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उन्हें अचीव कर लिया गया है, और उसके बाद ही ये जो सीज फायर की बात की जा रही है, या ईरान इस जंग में, माफ करिए, इजराइल इस जंग में फंस गया था, उसे लग रहा था कि जितना जंग लंबी खींचेगी उतनी मुसीबतें उसके लिए बढ़ती जाएंगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। देखिए, किसी भी वॉरफेयर के अंदर जो होता है, जो एक प्रकार का एम रखा जाता है, उस एम को अचीव करने के लिए वो देश जो है वो लड़ाई करता है, चाहे वो देश हो, जहां वो देश जिसके ऊपर हमला किया गया है उसका भी एम होता है। अब आप इजराइल की बात कर लीजिए, तो इजराइल का एम था कि उसने ईरान के परमाणु इंस्टॉलेशन को बर्बाद करना है, जो कि वो अकेला नहीं कर सकता था। इसके लिए उसने जो है अमेरिका के साथ लॉबिंग की और अमेरिका को भी इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व किया। आज की तारीख के अंदर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इजराइल ने अपना 100% मिलिट्री एम अचीव कर लिया है। हो सकता है 60 से 70% तक का मिलिट्री एम अचीव हुआ, 100% नहीं हुआ है। अमेरिका का जो है, अमेरिका की तरफ से अलग अलग प्रकार की स्टेटमेंट आती हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने ईरान की परमाणु इंस्टॉलेशन को ऑब्लिटरेट कर दिया है। आई रिपीट अगेन कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड दी न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान। उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ है अमेरिका का, वो स्टेटमेंट देता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर दिया है। डिग्रेड और ऑब्लिटरेशन के अंदर बहुत अंतर होता है कि दोनों शब्दों के बारे में कहा जाए। अमेरिका ने जो है, अमेरिका ने अपना पार्शली एम जो है अचीव कर लिया है, अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड के सामने डाल दी है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा रीजन और भी मैं बताना चाहता हूं कि कल रात को ईरान ने अमेरिका के जो नेवल बेसिस है कतार के अंदर, उसके ऊपर 10 से 12 मिसाइलें फायर की हैं। तो इस प्रकार का ये एक हमला था अमेरिका के ऊपर, लेकिन अमेरिका इस हमले को रिटेलिएट नहीं किया और चुप रहा। और उसके एवज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान को जो गुस्सा था उसने गुस्सा निकाल लिया है, चलो अब शांति और संयम की बात करते हैं। अगर अमेरिका की पॉलिसी क्लियर होती तो जो कतर के ऊपर ईरान ने हमला किया है, ये आर्टिकल 5 ऑफ नाटो ऑर्गेनाइजेशन को वायलेट करता है कि एक देश के ऊपर हमला होगा तो यह समझा जाएगा पूरी नाटो फोर्सेस के ऊपर हुआ है। तो यहां पर ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के अंदर हर कंट्री का अपना अलग अलग मिलिट्री एम है। कोई भी कंट्री जो है इस वार को प्रलॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे के कई कारण है, विश्व की राजनीति है, फिर उसके बाद आपके इकोनॉमिक कंसर्न है, उसके बाद आपके सैन्य ताकत है। इजराइल अगर आप कहें 100% उसने अचीव किया,
तो नहीं किया, लेकिन मैं अलग एंगल से आपके पास आऊंगा, मैं और डीपली इन चीजों को समझने की आपसे कोशिश करूंगा कर्नल दिनेश शर्मा सर। लेकिन मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, मेरा 2 पॉइंट मुझे समझने होंगे आपसे कि क्या एक रीजनल पावर के तौर पर अब ईरान निकल कर आया है, क्योंकि अमेरिका को ऐसे आंखें दिखाना, अमेरिका के सैन्य बेस पर इस प्रकार से हमले करना, रूस यूक्रेन जंग सर 3 साल से चल रही है, लेकिन रूस ने कभी इतनी हिमाकत नहीं की कि वो अमेरिका के सैन्य बेस के ऊपर अटैक करे, लेकिन ईरान ने वो करके दिखाया। क्या ये ना माना जाए कि आने वाले वक्त में ईरान एक बड़ी रीजनल पावर के तौर पे निकल कर आएगा और ये सऊदी अरब, यूएई, कतर के लिए एक बड़ी टेंशन देने वाला होगा? सर देखिए राजेश जी, ये बिल्कुल एक वाजिब सवाल है आपका, लेकिन आपने दिनेश जी से जो सवाल पूछा, क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान ने अपना एम हासिल कर लिया है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि नहीं किया है। लेकिन फिर सीज फायर क्यों हो गया? अगर किसी का एम हासिल नहीं हुआ, देखिए डी न्यूक्लियराइजेशन करना था ईरान का, और उसमें खबर आ रही है कि 19 को जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो हॉर्डो से दूसरी जगह शिफ्ट ईरान ने कर लिया था। तो और इसके साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि और अगर यूरेनियम वगैरह था उससे कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो कह रहे हैं अभी देखना पड़ेगा क्योंकि वो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा था, तो अभी कह नहीं सकते। तो डी न्यूक्लियराइजेशन नहीं हुआ है जी। दूसरा, क्या ईरान अब दहशतगर्दी बंद कर देगा, प्रॉक्सी वार बंद कर देगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा। आपका जो लास्ट सवाल है वो ये है कि क्या ईरान अब लीडरशिप के रूप में इमर्ज हो सकता है मिडिल ईस्ट में? देखिए, ईरान प्रारंभ से ये कह रहा है कि ईरान एग्रेसर नहीं है, प्रॉक्सी वार हो सकता है, डायरेक्ट एग्रेसर नहीं था। एग्रेसर वो कहते हैं इजराइल है, और अगर सीज फायर इजराइल करता है तो हम करने को तैयार हैं। ये पहले दिन से ही, आज से 12 दिन पहले से ईरान रिपीटेडली कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री 1 हफ्ते से बाहर हैं, पहले जेनेवा, फिर टर्की, फिर अब मॉस्को में है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम एग्रेसर नहीं है, हम तो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। समस्या कहाँ है? समस्या है सुपर पावर्स का इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर हैं उनके हित वहां टकरा रहे हैं। और अभी जो ट्रंप ने डिसीजन लिया, स्ट्राइक किया और सीज फायर किया, उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो अमेरिका की अंदर की राजनीति, ट्रंप ने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि वार में आप इन्वॉल्व होते हैं तो अमेरिकन कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और जो उनकी सिक्योरिटी टीम थी उनमें डिफरेंसेस थे। दूसरा, उनके नेटो अलाई हैं यूरोप के, उनको साथ नहीं लिया, वो एग्री नहीं हुए। और आज ट्रंप नेटो की मीटिंग में आने वाले हैं, तो वो उनको मैसेज देना चाहते हैं। बस सर, यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो पंचिंग लाइन कह दी है जहां पर मुझे अब कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास जाना पड़ेगा। सर, ये जो वफा दिया, क्या ये जो सीज फायर है इसे हम एक वफा माने कि एक टाइम अमेरिका चाहता है कि जो अपने ट्रुप्स की मूवमेंट इस दौरान की जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान की तरफ से हमले आए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है, ईरान ने सीधे तौर पे दिखा दिया अमेरिका को कि हम आपकी धौंस को मंजूर नहीं करते हैं। तो क्या इस वफा का इस्तेमाल ट्रुप की मोबिलाइजेशन के लिए किया जा सकता है? छोटा सा जवाब आपका सर, उसके बाद करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि ईरान जो है, ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा कंट्री है जो कि अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा था और आंखें दिखाता रहेगा। अमेरिका के सामने वो उसकी पॉलिसीज के प्रति जो है झुका नहीं। दूसरा सवाल है आपका कि ये जो वक्फा है, ये क्या ट्रुप्स मूवमेंट के लिए है? मुझे नहीं लगता कि ये वक्फा जो है ट्रुप्स मूवमेंट का, जो अमेरिकन ट्रुप्स है उसके मूवमेंट के लिए चाहिए। बेसिकली जो है अमेरिका, जैसे हमारे करोड़ी सर ने बताया है कि अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ट्रंप के लिए, अगर ट्रंप इस वॉर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसने अपने देशवासियों को एक कमिटमेंट दी थी कि मैं अमेरिका को किसी भी बाहर के युद्ध के अंदर शामिल नहीं ईरान यहाँ पे इसे अपनी जीत के तौर पे दिखा रहा है। तो मैं कर्नल दिनेश शर्मा सर, ईरान इसे अपनी जीत के तौर पे दिखा रहा है और एक कहने की कोशिश पूरे मिडिल ईस्ट में की जा रही है कि आपके जो आका थे, हमने उन्हें देखिए उनको जवाब दिया है और वो सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। कितना इत्तेफाक इसे रखेंगे आप? मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, और साथ में उसने पूरे मिडिल ईस्ट को बता दिया है कि मैं ही एक ऐसा देश हूं
जो अमेरिका के ऊपर पलटवार कर सकता हूं। अमेरिका ने मेरे ऊपर बमबारी की है, मैंने कतर के ऊपर जो है मिसाइल मारी हैं। एक प्रकार से उसने अपनी पॉपुलेशन को भी खुश एक मैसेज दिया है, और इसके साथ साथ उसने मिडिल ईस्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी दिया है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, ईरान अगर आज की तारीख के अंदर कमजोर होता है तो ये अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी, क्योंकि ईरान एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने के लिए जो है अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी जो ईरान, चाइना और रशिया एक प्रकार से उभरती हुई एक कॉम्पिटिटिव फोर्स बन रही थी, जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकती थी। ठीक है सर, पॉइंट इज क्लियर। वक्त थोड़ा सा कम होता जा रहा है, मुझे बहुत कुछ आप दोनों से समझना है, अभी बहुत सवाल मेरे जहन में इस वक्त हैं। करोड़ी सिंह जी, क्या ये जो रात को 8 से 10 मिसाइलें मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस के ऊपर दागी गई हैं और उसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया है, सीज फायर की बात की गई है, क्या एक फेस सेविंग जो है वो अमेरिका ने ईरान को देने की कोशिश की है? छोटा सा पॉइंट आपका। देखिए, ट्रंप ने ईरान को अप्रिशिएट भी किया है कि ईरान ने हमें पहले से इन्फॉर्म कर दिया था जी। हो सकता है कतर को क्या हो, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका को भी पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, और जो 14 मिसाइल दागी उनमें 13 को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, एक कोई दूसरी जगह जाके गिर गई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ट्रंप के लिए एक फेस सेविंग है। ईरान इसको इस रूप में देखेगा कि पूरे जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है उनको एक मैसेज दे दिया कि इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में एक्स्ट्रा रीजनल पावर है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस रीजन की ऑटोनॉमी बनी रहे। लेकिन अमेरिका के लिए अब एक चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका एक नॉर्थ कोरिया और ईरान इनको रोग स्टेट मानता है, रशिया और मुझे मैं अपने आप को मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक करना होगा कि ये फेस सेविंग ईरान के लिए नहीं, ये फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी थी। मैं आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन मैं पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं अपने दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको एक अहम तस्वीर हम दिखाएंगे। एक मैप मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद एक छोटा छोटा कमेंट्स जो है हम दोनों एक्सपर्ट से लेंगे, क्योंकि एक अलग सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और मैं लगातार इस पे 2 दिन से काम कर रहा हूं। मॉर्निंग में भी सलाम जेके के दौरान हमने इस तस्वीर को आपके सामने रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया, लेकिन जरूरी है कि 2 एक्सपर्ट दोनों अपने अपने फील्ड में महारत रखते हैं, उनसे भी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करें। रूस जो है वो इजराइल को एक ऐसा न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं दे सकता है, ईरान को एक ऐसा न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं दे सकता है कि यस वेपन हम तेहरान के अंदर रखेंगे, अगर ईरान के ऊपर किसी ने न्यूक्लियर अटैक किया तो हम जो है जवाब में न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल सारा हमारे पास रहेगा। कर्नल दिनेश शर्मा सर, कितनी पॉसिबिलिटी और क्या इससे एक शांति नहीं आएगी? अगर अमेरिका पूरे यूरोप में न्यूक्लियर वेपन रख सकता है, रूस बेलारूस में रख सकता है, तो एक न्यूक्लियर वेपन जो है एक अम्ब्रेला के तौर पर वो तेहरान में रखे जाएं, ताकि विवाद की जड़ जो है उसको ही खत्म किया जाए। ना ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, लेकिन न्यूक्लियर वेपन रहेंगे भी वो रूस के रहेंगे। न्यूक्लियर अटैक अगर ईरान के ऊपर होता है तो जवाब रूस की तरफ से जाएगा। जल्दी से शॉर्ट में एक जवाब, उसके बाद करोड़ी जी के पास में आ रहा हूं। इस प्रकार की तो बात निकल कर आई है, कल ही रशिया से आई है कि ईरान को कोई दूसरा कंट्री भी जो है एटॉमिक वेपन जो है वो सप्लाई कर सकता है। लेकिन इस वाले सिनेरियो के अंदर ये एक बड़ा स्केरी सा सिनेरियो है कि तेहरान के अंदर हम वेपन रखते हैं और तेहरान के ऊपर कोई हमला होता है और रशिया उन वेपन को इंस्टिगेट करता है। तो इस प्रकार का एक्शन मेरी समझ के मुताबिक, लेकिन अमेरिका तो ऐसा कर रहा है ना सर, अमेरिका ने जर्मनी, बेल्जियम, इटली, टर्की में इसलिए तो रखे हुए हैं। वो किस लिए रखे हैं? अचार डालने के लिए थोड़ी रखे हैं। तो रूस भी तो रख सकता है वहां पर। नहीं, वो जो उन्होंने रखे हुए हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं, अमेरिका ने रखे हुए हैं। जब ये कोल्ड वार के टाइम से रखे हुए हैं, कोल्ड वार के बाद जो है उन्होंने वहां पे वेपन नहीं शिप किए हैं बाकी कंट्रीज के अंदर। और दूसरा, बाकी कंट्रीज को भी एक प्रकार से डिस्करेज करना था कि देखिए मैंने आपको जो है अपना एटॉमिक अम्ब्रेला दे रखा, आपको बनाने की जरूरत नहीं। एक प्रकार अगर किसी प्रकार का आपके ऊपर खतरा आया तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। और जितने कंट्रीज के में आपने नाम गिनाए हैं वो तकरीबन मोरलेस जो है सभी नाटो के मेंबर्स हैं। तो नाटो का तो एक यूनाइटेड फ्रंट है, तो वो अपना
वेपन जो है, लेकिन जो फिर मैं बात घूमकर पाकिस्तान पे आ जाऊंगा तो शायद बात और ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, लेकिन मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा आपसे। करोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगा। एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो ईरान चाहता है ताकि इजराइल के पास 40 से 60 न्यूक्लियर बम हैं। ईरान को भी लगता है कि अगर आने वाले वक्त में इजराइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे तो क्या ये जो अम्ब्रेला है, जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे यूरोप को प्रोवाइड करवाया है, रूस क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ, उसे नहीं प्रोवाइड करा सकता है? जो विवाद की जो जड़ है वो ही खत्म हो। देखिए, मैं इसके बारे में 3 छोटे छोटे पॉइंट कहना चाहूंगा। सर। नंबर 1, जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी यूज वैल्यू नहीं है, डिटरेंस वैल्यू है। और जिस दिन यूज वैल्यू होगी उस दिन ग्लोबल कैटेस्ट्रोफी और डूम्सडे आ जाएंगे, इसलिए यूज वैल्यू नहीं है। दूसरा, आपने ईरान के बारे में कहा कि ईरान में रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन रखता है, अभी पुतिन ने कल ही कहा है कि अगर कोई सीज फायर होता है और मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो ईरान और इजराइल दोनों को सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए, और वो सिक्योरिटी गारंटी का मतलब यही है। तीसरा पॉइंट जो दिनेश जी ने भी कहा कि जहां अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं वो सब नेटो के सदस्य हैं, और नेटो के सदस्य होने के नाते अमेरिका लीड कर रहा है नेटो का, और यूरोपियन कंट्रीज वहां वेपन नहीं चाहते, न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप अपना सामाजिक और आर्थिक विकास में लगा हुआ है, वो मिलिटराइजेशन नहीं कर रहा। अब यूरोप को मिलिटराइजेशन करना पड़ रहा है ट्रंप के आने के बाद, तो यूज वैल्यू उनकी नहीं है। और इजराइल, अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन बनाता है, अमेरिका वहां न्यूक्लियर वेपन रखता है किसी भी हालत में, तो ईरान में यूएसएसआर, रशिया और चाइना निश्चित रूप से उनको न्यूक्लियर शील्ड ईरान को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पुतिन का ये कहने का कि दोनों देशों को सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए, उसका मीनिंग यही है। जी हाँ जी, जरूरी भी है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, और न्यूक्लियर शील्ड जो है रूस और चाइना की तरफ से अगर प्रोवाइड करवाई जाती है तो मुझे लगता है कि जो इस विवाद की पूरी जड़ है वो ही खत्म हो सकती है। लेकिन देखना होगा, इंतजार करना होगा सर हमें कि क्या कुछ आगे होता है, कि ये ट्रंप का जो ट्रंप कार्ड है सीज फायर वाला, ये कामयाब होता है नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगले 24 से 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए।